जय हिंद बच्चों। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करेंगे, बेस थ्योरम। पहले इस टॉपिक में से 6 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में आता था, लेकिन अब इस साल 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा, कंफर्म क्वेश्चन आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो बाहर से उठ के आते हैं। कंसेप्ट सबका सेम होता है। बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट ज़रा शुरू करते हैं, देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बेस थ्योरम। देखिए, बेस थ्योरम क्या है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। मान के चलिए एक फैक्ट्री है, एक वर्कशॉप है, समझिएगा ध्यान से। इस वर्कशॉप में 3 तरह की मशीनें हैं। एक वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप में 3 तरह की मशीनें हैं। इस मशीन को मैं नाम दे देता हूं E1, इस मशीन को मैं नाम दे देता हूं E2 और इस मशीन को मैं नाम दे देता हूं E3। अब जरा समझिएगा, ये जो आपकी पहली वाली मशीन है जिसको मैंने E1 नाम दिया है, वो मान के चलिए 90% प्रोडक्ट सही बनाती है और 5% प्रोडक्ट जो होता है इसका डिफेक्टिव होता है। मान के चलिए 95% सही है और 5% डिफेक्टिव है। जो दूसरी मशीन है, उस दूसरी मशीन में 92% प्रोडक्ट सही बनता है और मान के चलिए 8% प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है, सही नहीं बनता। डिफेक्टिव को मैं क्रॉस से डिनोट कर देता हूं, मतलब कि 8% प्रोडक्ट सही नहीं बन रहा है। जबकि जो आपकी थर्ड मशीन है, उस थर्ड मशीन में मान के चलिए 99% प्रोडक्ट सही बन रहा है और 1% डिफेक्टिव है। अब ये जो मशीन सामान बना रही है, ये जो मशीन सामान बना रही है, ये जो मशीन सामान बना रही है, इसको क्या करा गया, एक कन्वेयर बेल्ट पे रखा गया। कन्वेयर बेल्ट क्या होती है? जैसे आप कभी मेट्रो में जाते हो तो मेट्रो में सामान चेक करने के लिए एक मशीन होती है ना, जिसमें आप डाल देते हैं सामान और सामान आगे बढ़ जाता है, स्कैन हो जाता है। तो जो स्कैनिंग मशीन जिस पे सामान रखते हैं, जो आगे रोल हो रही होती है, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वेयर बेल्ट। अब ये जो प्रोडक्ट सामान, ये जो मशीन प्रोडक्ट बना रही है, उसे इस पे लोड कर दिया गया। इस मशीन का भी प्रोडक्ट इस पे लोड कर दिया गया और इस मशीन का भी प्रोडक्ट इस कन्वेयर बेल्ट पे लोड हो गया। अच्छा, होने के बाद क्या है, इस फैक्ट्री में एक बड़ी सी बकेट रखी है या बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ है। ये जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट चलकर सारा का सारा इस कन्वेयर बेल्ट में होते हुए इस बास्केट में, इस कंटेनर में इकट्ठा हो रहा है। अब सारा का सारा सामान इस कंटेनर में इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, सारा इकट्ठा हो गया। मैं 2 बातें पूछता हूँ। पहली बात, इसमें जो प्रोडक्ट बन के आया है, वो प्रोडक्ट कौन सी मशीन का है? वो पहली मशीन का भी होगा, दूसरी मशीन का भी होगा और तीसरी मशीन का भी होगा। चलिए ठीक है। अब आपको कहा जाए कि ये इसमें जो पूरे के पूरा आइटम खचाखच भरे हुए हैं, उसमें से आपने पर्टिकुलर एक आइटम उठाया और जो आइटम उठाया, बाय चांस वो आइटम डिफेक्टिव निकला। तीनों मशीनों से जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, वो इस कंटेनर में इकट्ठा हो रहा है। अब आपने क्या करा, इस कंटेनर से पर्टिकुलर कोई आइटम उठाया और जो आइटम उठाया, बाय चांस वो आइटम क्या है, डिफेक्टिव है। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि वो जो डिफेक्टिव आइटम आपने निकाला है, वो डिफेक्टिव आइटम की क्या प्रोबेबिलिटी हो कि वो पहली मशीन से बन के आया हो, या इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो कि वो सेकंड मशीन से बन के आया हो, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो कि वो बना हो किससे, थर्ड मशीन से। मतलब आपको डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि पहली मशीन से बनी हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दूसरी मशीन से क्या बनी हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, थर्ड मशीन से बनी हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेस थ्योरम को। इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। फॉर्मूला होता है कि PEI अपॉन में A। ये EI क्या होता है और A क्या होता है, दोनों चीज़ें भी सवाल करके मैं समझाऊंगा। ये होता है PEI अपॉन में A। ये किसके इक्वल होता है, जरा समझिएगा। नीचे होता है, पहले तो नीचे डिनोमिनेटर में समझिएगा, नीचे होता है PE1 PA अपॉन में E1, PE2 PA अपॉन में E2 और PE3 PA अपॉन में E3। और ऊपर लिखा जाता है PEI PA अपॉन में EI। जरा समझिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिफेक्टिव आइटम फर्स्ट मशीन से हो, तो आपको EI के बदले यहां पे 1 लिखना होगा, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1।
अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिफेक्टिव आइटम सेकंड मशीन से हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सेकंड मशीन के लिए आपको ये जो आई है, आई की जगह पे लिखना होगा 2, यहाँ पे भी लिखना होगा 2 और यहाँ पे भी लिखना होगा 2। और आपको अगर थर्ड मशीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बाय डिफॉल्ट आई की जगह पर सब जगह क्या आ जाएगा, 3 3 3। बाकी नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम एज यूजुअल रहेगा। फिलहाल ये E1 का क्या मतलब है, E2 का मतलब क्या है और E3 का मतलब क्या है, वो भी जरा समझ लेते हैं। तो इसको समझते हैं, जरा देखिएगा कैसे। मान के चलिए ये जो PE1 में लिख रहा हूं, PE1, तो PE1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मशीन, ये फर्स्ट मशीन की प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं लिखता हूं PE2, तो PE2 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड मशीन। PE2 के बाद PE3 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड मशीन। मतलब पहली मशीन प्रोडक्शन कितना परसेंट कर रही है, दूसरी मशीन कितना प्रोडक्शन कर रही है, तीसरी मशीन कितना प्रोडक्शन कर रही है, उसे हम E1 E2 E3 से डिनोट करेंगे। लेकिन जब यह आ जाता है A अपॉन में E1, जब आता है A अपॉन में E2 और जब आता है PA अपॉन में E3, तो यह समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। A अपॉन में E1 का मतलब होता है, यहाँ पर A का मतलब हमारा होता है डिफेक्टिव आइटम। अगर मैं लिख रहा हूँ A अपॉन में E1, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम ऑफ फर्स्ट मशीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम ऑफ फर्स्ट मशीन। अभी सवाल करूंगा तो और ज्यादा क्लियर होगी। आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है और वो फर्स्ट मशीन से बना है, उसको हम PA अपॉन E1 बोल रहे हैं। अगर A अपॉन E2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम ऑफ सेकेंड मशीन। आपका आइटम डिफेक्टिव है और वो सेकेंड मशीन से बना हो, उसको हम लोग बोल रहे हैं PA अपॉन में E2। और A अपॉन में E3 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम ऑफ थर्ड मशीन। आपका डिफेक्टिव आइटम थर्ड मशीन से बना हो, उसको हम लोग A अपॉन में E3 बोल रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे A यूज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप A की जगह पे D भी यूज कर सकते हैं, P भी यूज कर सकते हैं, जो मर्जी यूज कीजिए। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और आप पे डिपेंड करता है, आपको कौन सा लेटर अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। लेकिन फॉर्मुलों में, NCERT में, बुकों में बाय डिफॉल्ट A और E शुरू में लिया गया है, इसलिए मैंने इसी को लिखा है। बाकी आगे चल के आप इसको चेंज कर सकते हैं। मकसद फॉर्मूला याद करना नहीं है, मकसद कॉन्सेप्ट समझना है, वो जो मैंने बताया। अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, उस क्वेश्चन से अच्छी तरह से बात क्लियर होगी। शुरुआत जब इस एक्सरसाइज की करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट को सही से समझने के लिए सबसे पहले जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, पेज नंबर 556 पर 13.3 के लिए। तो 13.3 क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट ऑफ ऑल जरा इसको देखते हैं, मैं जरा रब करता हूं, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 NCERT पेज नंबर 556 और एक्सरसाइज है 13.3। इस क्वेश्चन में टोटल 14 क्वेश्चन है और 14 के 14 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी किसी न किसी साल में आया हुआ है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 8, ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A एंड B। बॉस किसी फैक्ट्री में 2 मशीनें हैं, एक मशीन A है और एक मशीन B है। 2 ही मशीनें हैं, अच्छी बात है। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन A प्रोड्यूस्ड 60% ऑफ द आइटम ऑफ द आउटपुट एंड मशीन B प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम। क्या बोला है जरा समझिएगा। बॉस ये एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में 2 मशीनें हैं, एक है मशीन, इस मशीन का नाम A है और एक मशीन B है। साथ ही साथ में इस कारखाने में, इस फैक्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है, ये मशीन 60% प्रोडक्शन करती है, ये मशीन 40% प्रोडक्शन करती है। इसका मतलब ये मशीन ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, ये मशीन कम प्रोडक्शन करती है। यानी कि 100 पीस बनके अगर तैयार होंगे तो उसमें 60 इसी के होंगे और इसके 40 ही होंगे। आगे क्या लिखा है जरा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा है बॉस, फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाई मशीन A एंड 1% प्रोड्यूस बाई B वर डिफेक्टिव। ये जो मशीन बना रही है पहले वाली मशीन, इसमें 2% आइटम क्या है, डिफेक्टिव है, और जो दूसरी मशीन बना रही है उसमें 1% आइटम क्या है, डिफेक्टिव है। इसमें 2% डिफेक्टिव है और यहां पे 1% आइटम डिफेक्टिव है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। आगे लिखा है,
ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल, यानी कि जो भी सारे का सारा सामान था उसे सारे का सारा एक जगह, एक स्टॉक पाइल मतलब कंटेनर है, उसमें रख दिया गया। एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस, और इस स्टॉक पाइल में से, यानी कि समझ लीजिए ये सारा का सारा सामान चल के जो मैंने एग्जांपल समझाया था सेम इसी के बेस पर ही क्वेश्चन है कि एक आइटम इस स्टॉक पाइल से उठाया गया। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। ये लो जी, आइटम जो आपने उठाया और पता लगा वो आइटम क्या है, डिफेक्टिव है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई मशीन बी। आपको बॉस प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो ये प्रोडक्ट आपने उठाया डिफेक्टिव है वो कौन सी मशीन से बना हो, मशीन बी से। यही कह रहा है ना वो, यानी कि सेकंड मशीन से बना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको स्टेटमेंट लिख करके देना जरूरी है। 5 मार्कर क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट तो लिख के देना ही होगा, पेज तो भरना ही होगा। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले जो पहली वाली मशीन प्रोडक्ट बना रही है उसको मैं नाम दे देता हूं E2, इसे ना E1, और दूसरी वाली मशीन को नाम दे देता हूं E2। और हमें कौन सा आइटम निकालना है, डिफेक्टिव आइटम। तो डिफेक्टिव आइटम को मैं डिनोट कर देता हूं D से। मतलब कैसे, मैं बताता हूं, देखिएगा। सबसे पहले लेट E1 बी द इवेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन मशीन ए। आपका प्रोडक्ट जो है मशीन ए पर बनता हो, उसको मैंने नाम दिया है E1। एंड E2 बी द इवेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन मशीन बी। पहले यहीं पे देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं PE1 और दूसरी तरफ लिखता हूं PE2, तो सबसे पहले यही पकड़ना है, हमारे स्टॉक पाइल में, हमारे इस क्या कहते हैं कंटेनर में जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें से अगर आप कोई आइटम अगर उठाएंगे तो वो आइटम हो सकता है कि मशीन ए पे बना हो, और ऐसा भी हो सकता है वो किस पे बना हो, मशीन बी पे। वो जरूरी नहीं कि डिफेक्टिव है, कोई भी आइटम मैंने उठाया हो सकता है वो ए पे बना हो सकता है वो बी पे बना हो। क्या लगता है किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किसकी संभावना ज्यादा है, ए के बने होने की या बी के बने होने की? ए के, क्योंकि 60% प्रोडक्शन मशीन ए करती है, बी करती है 40%। तो अगर मैं PE1 लिखता हूं तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मशीन में प्रोडक्शन होता है 60%, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 60/100, दैट इज 3/5। ये होगी प्रोबेबिलिटी किसके लिए, मशीन 1 के लिए, मतलब फर्स्ट मशीन के लिए। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं लिखता हूं PE2 तो इसका मतलब सेकंड मशीन प्रोडक्शन करती है 40%, दैट इज 40/100, 2/5। और हमेशा याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन में आगे इसकी जरूरत पड़ेगी कि PE1 और PE2 इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। 3/5, 2/5 क्या होगा, 1। ये तो हुई पहली मशीनों की बात। अब दूसरे नंबर पे किसकी बात होगी जरा समझिएगा। आपने एक आइटम उठाया और जो आइटम आपने उठाया वो आइटम क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्या, लेट D be the event, let D be the event item is defective, यानी कि जो आपने एक आइटम उठाया वो आइटम आपका क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। अब आगे देखिएगा, आइटम आपका डिफेक्टिव होना चाहिए तो यहां पे मैं 2 चीजें लिखूंगा, D अपॉन में E1 और D अपॉन में E2। ध्यान ये रखना है कि इसको रटना नहीं है, इसको रीड करना सीखना है। रीड कैसे, D अपॉन में E1 का मतलब, E1 मतलब फर्स्ट मशीन, D मतलब डिफेक्टिव आइटम। अगर ये D अपॉन में E1 लिखा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मैं कह रहा हूं डिफेक्टिव आइटम पहली मशीन से, डिफेक्टिव आइटम पहली मशीन से, और ये लिखा है तो इसका क्या मतलब है, डिफेक्टिव आइटम दूसरी मशीन से। तो डिफेक्टिव आइटम पहली मशीन से, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो देखिएगा डिफेक्टिव आइटम पहली मशीन से हो, पहली मशीन से डिफेक्टिव आइटम होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2% है। पहली मशीन से डिफेक्टिव आइटम होने की पॉसिबिलिटी 2% है। तो यानी कि D अपॉन में E1 डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम फर्स्ट मशीन, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, 2%, दैट इज 2/100, दैट वुड बी 1/50। अच्छा, डिफेक्टिव आइटम सेकेंड मशीन, डिफेक्टिव आइटम दूसरी मशीन से हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है,
कितने परसेंट चांस है कि दूसरी मशीन पे डिफेक्टिव आइटम बनता है? 1%। सीधा परसेंट में प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना, वो परसेंटेज ही प्रोबेबिलिटी होती है, 1/100। तो D अपॉन में E2 आपका हो जाएगा 1/100। अब मुझे एक बात बताइए, हम लोग आगे पढ़ते हैं। मैं लिखता हूं यहां पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। हमारा फॉर्मूला क्या था? मैंने जो फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, वो लिखा था PEI अपॉन में A। तो इस क्वेश्चन में A की जगह पे क्या लिख देता हूं? D। तो फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो इसका फॉर्मूला होगा क्या? फॉर्मूला होगा PE1 P D अपॉन में E1। मैंने वहां पे A लिखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में D मान लिया तो D से लिखना पड़ेगा। PE2 P D अपॉन में E2। क्यों जी? और ऊपर क्या होगा फॉर्मूला? PEI P D अपॉन में EI। अभी जस्ट मैंने क्या करा, आपके सामने फॉर्मूला लिखा है कि उस वाले क्वेश्चन में 3 मशीनें थी तो 3 टर्म चली थी, PE1 PE2 PE3। इसमें तो केवल 2 मशीनें हैं, तो इसलिए क्या आएगा? PE1 आएगा, PE2 आएगा और इसके साथ D अपॉन में E1। E2 है तो D अपॉन में E2, और यहाँ पे EI है, D अपॉन में EI है। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी वो कौन से ग्रुप के लिए पूछ रहा है? फर्स्ट वाले के लिए या सेकंड के लिए? क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है द डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड ऑन मशीन बी। मशीन बी का मतलब दूसरी मशीन पे बना हो। तो क्योंकि दूसरी मशीन पे बना हो तो मैं क्या करता हूं, यहां पर I के बदले क्या लिख दूंगा? 2। यहां पे भी I के बदले लिख दूंगा 2, और यहां पे I के बदले लिख दूंगा 2। PE2 PD अपॉन में E2 E2। नीचे वाला सब कुछ वही रहेगा, बस फर्क कहां पे पड़ेगा? यहां पर 2, यहां पे 2, और यहां पे भी क्या आ जाएगा? 2। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब जरा वैल्यू बताते हैं जरा। PE2 की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है? PE2 की वैल्यू है बॉस 2/5, और PD अपॉन में E2, D अपॉन में E2 है 1/100 अपॉन में PE1। PE1 कितना है? 3 अपॉन में 5, और PD अपॉन में E1 1/50। फिर PE2 क्या है? 2 अपॉन में 5, और PD अपॉन में E2 1/100। अब मल्टीप्लाई करूंगा अगर इसको बच्चों तो क्या आएगा? 2 अपॉन में 500 है ना? नीचे भी अच्छा चलिए कोई नहीं, सेम रहता है तो काटने में आसानी हो जाती है। ये हो गया 3 अपॉन में 250, 2 अपॉन में 500। अच्छा यहां पे मैं अगर एलसीएम लूंगा तो अभी होगा फ्रेम में 2 अपॉन में 500, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा बच्चों? ये आ जाएगा 6 to 8 अपॉन में 500 आएगा शायद, क्योंकि एलसीएम लेंगे 500, 250 2 जा 2 3 जा 6 6 2 आप कर लेंगे एलसीएम तो ये आएगा 500 से 500 कैंसिल, 2 अपॉन में 8 आएगा 1/4। यानी कि वो डिफेक्टिव आइटम सेकंड मशीन से बना हो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/4 है। एक बार आप ये लिखेगा। अब थोड़ा अच्छे और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी एग्जाम में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन है बच्चों। 1 इज ए 2-हेडेड कॉइन। 2-हेडेड कॉइन का मतलब जैसे शोले फिल्म में था ना, दोनों तरफ हेड था। 1 is a 2-headed coin having head on the both faces. Another is a biased coin. Biased coin का मतलब होता है ऐसा कॉइन जिसमें कुछ एरर हो। एरर कैसे? जैसे अक्सर आप उछालते हैं, ले हेड ही आ रहा है, हेड ही आ रहा है, हेड ही आ रहा है, तो उसे biased coin बोलेंगे। Another is a biased coin that comes up head 75% of the time. And the third is an unbiased coin. जो तीसरा कॉइन है वो तीसरा कॉइन अनबाइज्ड कॉइन है। अनबाइज्ड का मतलब इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, ठीक ठाक है। यानी कि 3 तरह के कॉइन है, एक ये कॉइन है, एक ये कॉइन है, एक ये कॉइन है। ये कॉइन ऐसा है जिसके दोनों तरफ क्या है? हेड है। ये कॉइन ऐसा है, ये है बाइज्ड कॉइन। बाइज्ड का मतलब इस कॉइन में हेड आने की पॉसिबिलिटी 75% है, तो टेल आने की पॉसिबिलिटी 25%। इसमें तो हेड आएगा कितने परसेंट? 100%। जब भी उछालेंगे हेड आएगा। और ये अनबाइज्ड कॉइन है। अनबाइज्ड का मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, हेड आने की पॉसिबिलिटी भी 50% और टेल आने की भी पॉसिबिलिटी 50% ही हो गई। टेल आने की पॉसिबिलिटी भी, सॉरी टेल होगा, टेल आने की पॉसिबिलिटी भी 50% होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा वो समझिएगा।
क्वेश्चन कह रहा है आपको वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम, मतलब आपने क्या करा, 3 कॉइन रखे हुए थे, आपने छाट के नहीं, रैंडमली कोई भी एक कॉइन उठाया। अब आपने कोई भी एक कॉइन रैंडमली उठाया, मतलब वो ये कॉइन भी हो सकता है, ये कॉइन भी हो सकता है, ये कॉइन भी हो सकता है। तो आपने रैंडमली एक कॉइन उठाया और उसको उछाल दिया। उछालेंगे तो क्या होगा, वो उछल जाएगा, उछल के नीचे गिरेगा। नीचे गिर के क्या आएगा, नीचे गिर के क्या आएगा, देखते हैं। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड। हमने उसे उछाला, जब वो कॉइन नीचे आया तो पता लगा कॉइन पे क्या लिखा हुआ, क्या छपा हुआ दिखाई दे रहा है, हेड दिखाई दे रहा है। What is the probability that it is a head coin, two-headed coin? क्वेश्चन में बोला है it shows that head, आपने उछाला और उछालने पर क्या दिख रहा है, हेड दिख रहा है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये कौन सा कॉइन उछाल दिया था आपने, वो वाला कॉइन उछाल दिया था जो कौन से वाला कॉइन था, टू-हेडेड कॉइन। एक बात सोचो बच्चों, अगर मैं इस कॉइन को उछालूंगा तो भी हेड आएगा, इस कॉइन को उछालूंगा तो भी हेड आएगा, इस कॉइन को भी उछालूंगा तो हेड आएगा, सच्ची बात है। लेकिन हमारा हेड आना चाहिए किस वाले कॉइन से, उस वाले कॉइन से जिसके दोनों तरफ क्या है, हेड है। समझ रहे मेरी बात को? तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जरा। सबसे पहले अब क्या करते हैं जरा सुनिएगा। यहां पर हमारे 3 इवेंट है, मैं लिखता हूं लेट E1 बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग two-headed coin. E1 be the event of selecting two-headed coin, यानी कि E1 क्या है, वो इवेंट है जिसमें हमें 2-headed coin मिलेगा, 2-headed coin मिलेगा। इसके बाद E2 be the event of selecting biased coin, इसका नाम है biased coin, तो biased coin बोल देंगे। और इसके बाद E3 be the event of selecting unbiased coin। ये 3 तरह के आपके कॉइन हैं। तो एक बात समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं PE1, PE2, PE3, तो इनकी वैल्यूज क्या होगी? देखिए आपके सामने 3 कॉइन है और रैंडमली कहा गया है कि हमने वन ऑफ द कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। रैंडमली हमने इनमें से कोई एक कॉइन लिया और उसे उछाल दिया। तो आप ये वाला कॉइन भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। इसका मतलब हर एक कॉइन को सिलेक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/3। अगर ये कॉइन 4 होते तो प्रोबेबिलिटी बन जाती 1/4, 1/4, 1/4। 3 है तो 1/3, 1/3, 1/3। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने किस चीज़ की है, हेड की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट H बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। हमें हेड भी तो चाहिए। हमने जब कॉइन उछाला तो कॉइन उछालने पर क्या आया था बच्चों, हेड आया था। तो अब जरा सुनिएगा, अब अगर यहां पे लिखता हूं H अपॉन में E1, तो आप क्या बोलेंगे, H अपॉन में E2। इसे रीड करना सीखिए, रीड कर लेंगे तो कुछ नहीं बचा ये टॉपिक। H अपॉन में E1 का मतलब, H का मतलब था हेड, E1 का मतलब फर्स्ट कॉइन। हेड आया फर्स्ट कॉइन से, फर्स्ट कॉइन पे हेड आने की पॉसिबिलिटी, सेकंड कॉइन पे हेड आने की पॉसिबिलिटी, थर्ड कॉइन पे हेड आने की पॉसिबिलिटी। H अपॉन में E1 का मतलब पहली वाले कॉइन पे हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, 100%, यानी कि 100/100 यानी कि 1। मतलब पहले वाले कॉइन पे हेड आने की पॉसिबिलिटी 1 है, मतलब 100%। जब भी उछालो, इधर से उछालो, उधर से उछालो, हेड ही आएगा। H अपॉन में E2 का मतलब दूसरे कॉइन पे हेड आने की पॉसिबिलिटी, दूसरे कॉइन पे हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 75% मीन 75/100, 3/4। और तीसरे वाले कॉइन पे हेड आने की पॉसिबिलिटी 50% है, दैट इज 50/100, 1/2। अब आपकी इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला यहां पर होगा, मेरे को जरा आप क्वेश्चन देख के पढ़ के बताइए कि मेरे को फर्स्ट ग्रुप से निकालना है, सेकंड ग्रुप से निकालना है या थर्ड ग्रुप से। क्यों, कैसे पता चला? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है 2-headed कॉइन और आपने 2-headed कॉइन को तो E1 नाम दिया है ना। तो यानी कि हमारा फॉर्मूला, आज मैं फॉर्मूला नहीं सीधा वो लिख रहा हूं कि E1 अपॉन में H, और नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे तो वही आना है PE1, PH अपॉन में E1, PE2, PH अपॉन में E2 और PE3, PH अपॉन में E3। और ऊपर क्या आएगा, पहले ग्रुप से निकालना है तो P
E1 और PH अपॉन में E1। बस इसमें वैल्यू लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वैल्यू लगाते हैं, P1 की वैल्यू कितनी है, P1 P2 P3 की वैल्यू तो है ही 1/3, तो यहां पे लिख देता हूं 1/3 और PH अपॉन में E1 1 है, और यहां पे PE1 1/3, PH अपॉन में E1 1, PE2 1/3, PH अपॉन में E2 3/4 है ना, और प्लस में PE3 1/3 है बाय डिफॉल्ट जो पहले था, और H अपॉन में E3 1/2। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ऊपर तो बॉस 1/3 ही रहने वाला है, नीचे 1/3, 3 से 3 कैंसिल मत कर रही है, चलिए कर दी 3/12 और ये 1/6। 1/3 एज इट इज मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लूंगा 12 आएगा, 3 4 जा 3 6 2 जा, यही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन में 3 एज इट इज, रिवर्स करूंगा तो 12 अपॉन में 4 3 7 और 2 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो क्या आएगा 4/9, ये आपका आंसर आएगा।